गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संसार पुस्तक है और जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र अपनी पुत्री के नाम लिखे थे उसकी एक पुस्तक की रचना की गई और उस पुस्तक से कुछ अंश है वो संसार पुस्तक है, उसी से लिया गया है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है अपनी पुत्री इंदिरा को बताते हैं कि यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, इसका विकास कैसे हुआ, हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी, इस पर कौन कौन बसते थे और किस तरह से हमारी पृथ्वी विकसित हुई, उसके बारे में वो अपनी पुत्री इंदिरा को बता रहे थे। कल हमने इसका अध्ययन किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें से अपने जो प्रश्न बने थे कि जो प्रकृति के जो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, तो हमने पढ़ा था कि लेखक ने प्रकृति के अक्सर ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी भी तरह की कितनी चीज़ें हैं जिन्हें लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। तो हम इसको पढ़ रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 89 पे देखिए। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तब कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? तो वो कल हमने जैसे पढ़ा था इसको, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि हम कोई भी जब भाषा सीखते हैं या कोई भी जो भाषा को सीखने के लिए हमें उसके अक्षर है वो जरूर सीखने होते हैं। चाहे हम को जर्मनी सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने हैं, तो हमें जैसे अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है, वैसे हम अगर इस पृथ्वी को हम जानना चाहते हैं तो हमें पहले प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। और यह उनकी तभी उनकी जो ये कहानी है वह हमें उनके पत्थरों और चट्टानों को देखकर, सितारों को देखकर, नदियों को देखकर हम उसको पढ़ पाएंगे। और वो कह रहे हैं अपनी पुत्री से कि तुमने जो कहानी में पत्थरों और चट्टानों के बारे में पढ़ा था और अब शायद तुम थोड़ा थोड़ा खुद भी उसके बारे में जान सकती हो कि यह जो धरती है कि जब तुम कोई छोटा सा चमकीला रोड़ा देखती हो, कि कोई रोड़ा है उसको तुम देखती हो, तब वह रोड़ा तो तुम्हें कुछ नहीं बतलाएगा तुम्हें कि वह कैसे गोल हो गया, कैसे चिकनादार हो गया, कैसे चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे कैसे हो गए, क्यों हुए, ये वह खुद नहीं बताएगा। ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से यह जो रोड़ा है, ये गोला है, ये पहाड़ से खिसक कर आया होगा टुकड़ा, फिर घिसते घिसते वह पानी के बहाव के साथ बहता रहा और बहते बहते वो घिसते रहा, घिसते घिसते वह गोल और चमकदार हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अब वो पत्थर हमें थोड़ी बताएगा कि वह कैसे गोल और चिकनादार हो गया, इसके लिए हमें खुद अध्ययन करना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि वह किस तरह से गोल और चिकनादार हो गया। तो कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से, तो अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अगर हाँ कि तुम यानी पुत्री इंदिरा से कह रहे हैं कि अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर कि तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ रहे हो और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक टुकड़ा क्या होगा, उसका खुरदरा होगा और नोकीला होगा। वह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। जैसे तुम गोल पत्थर देखती हो उसकी तरह वह बिल्कुल भी
गोल नहीं होगा और चिकना नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने यानी तुम उसको देखो कि तुमने किसी पत्थर को, बड़ी चट्टान के टुकड़ों को तोड़ा है, तो वो गोल और चमकदार नहीं निकलेंगे, नुकीले रहेंगे। तो फिर तुम ये सोचोगे गोल और चमकदार कैसे हो गए? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम देखो उसको और कानों से सुनो। तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें कहेगा, क्योंकि वह कह रहा है कि वह तुम उसी से, उस नुकीले पत्थर से ही तुम पूछ सकती हो कि वह किस तरह से गोल और चमकदार हो गया। वह अपनी कहानी खुद कहेगा। अपनी कहानी कहने से खुद मतलब क्या है कि वह किस तरह से वह गोल और चकनादार हो गया, ये उसके बारे में पता लग जाएगा। एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जैसे पत्थर है वो अपनी कहानी ऐसे बताएगा कि बहुत दिन गुजर गए थे, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जैसे कह रहे हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को कि तुम उसको कैसे गोल और चिकनादार हुआ, उसके लिए तुम उससे पूछो। तो वह उससे पूछ रहे हैं कि गोल और चिकनादार कैसे हुआ। तो कहते हैं कि मैं भी एक टुकड़ा था जिसे बहुत दिन एक चट्टान का टुकड़ा था, और उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे। जिसे तुम बड़ी चट्टान तोड़ती हो, तुम जिसे बड़ी चट्टान से तुम पत्थर तोड़ते हो, वैसे ही वह एक टुकड़ा था और इसके किनारे और कोने थे। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तो वह कह रहे हैं कि वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। जब पानी आया तब क्या हुआ, उस रोड़े को पानी बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने उसे ढकेला और उसे एक छोटी दरिया में पहुंचा दिया। यानी वो छोटा सा जो टुकड़ा होता है, आप भी देखते हो ना, गोल गोल पत्थर होते हैं, वो गोल गोल पत्थर पहले शुरू में थोड़ी हो जाते हैं। किसी चट्टान से जब टूटते हैं तो वो किसी पहले पहाड़ के नीचे पड़े रहते हैं। पहाड़ के नीचे पड़े रहने के बाद जब पानी आता है, तब पानी क्या होता है, उसको बहाकर ले जाता है, फिर छोटी घाटी तक पहुंचा देता है। और छोटी घाटी में से जो पानी निकल कर आता है वो नाली में पहुंच जाता है। नाली में पहुंचने के बाद में वह एक छोटे से दरिया में पहुंच जाता है, और एक छोटा जो दरिया होता है वो बड़े दरिया में पहुंचा देता है। इस बीच वह दरिया के पैंदे से लुढ़कता रहता है, और वह इस तरह वो जो पानी होता है वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहता है। यानी पानी है वो क्या होगा, किसी भी जो चीज होगी उसको बहाकर ले जाएगा ना, तो वह उसको बहाकर ले जाता है साथ में। उस पानी को, वो जो रोड़ा रहता है ना, उसको साथ में बहाकर ले जाता है, और उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंच जाता है। जो छोटा दरिया होता है उससे वह बड़े दरिया में पहुंच जाता है। क्योंकि पानी का क्या काम होता है, पानी अपने साथ में जो भी चीज होती है उसको साथ में बहा कर ले जाता है। तो साथ में बहा कर ले जाता है, तो जो छोटा टुकड़ा था वो पानी के बहाव के साथ चलता रहता है, और एक छोटे से दरिया से बड़े दरिया में पहुंच जाता है। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गई। और वह कैसे गोल और चमकदार होता है। अपने घर में आपने देखा हो ना, शालिग्राम जी रहते हैं, सबके घर में रहते हैं ना, वो कैसे गोल और चिकनेदार हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को आपके घर का देती हूँ। आपके लगभग सभी घरों में अपने शालिग्राम जी मिलते हैं। जो गोल और चिकनेदार होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। किसी पहाड़ से कोई टुकड़ा है, वो क्या है, टूट कर जब पहाड़ दरकते हैं तो वो टुकड़ा है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है पहाड़ के नीचे, और कई दिनों तक पहाड़ के नीचे ही पड़ा रहता है। उसके बाद में जब पानी आता है तो पानी है उसको अपने साथ में बहा कर ले जाता है। पहले वो छोटी घाटी में जाएगा, फिर दूसरी घाटी में जाएगा, फिर एक दरिया में जाएगा, फिर दूसरी दरिया में पहुंच जाएगा। इस तरह लुढ़कते लुढ़कते वह क्या हो जाता है, गोल और चिकनेदार हो जाते हैं, जिसके हम शालिग्राम के रूप में पूजा करते हैं ना। हम खरीद के लाते हैं ना भगवान जी को, कि हम कहाँ से, कोई कह रहा है कि मैं काशी से लाया हूँ, कोई कहता है मैं हरिद्वार से लाया था, कोई कहता है कि मैं अयोध्या से लाया था।
जहाँ भी जो धार्मिक स्थान होते हैं और जहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं हम वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो इस तरीके से वह गोल और चिकना दार हो जाता है। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गई और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह है वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। इसी तरह वो क्या करता है, घिसते घिसते गोल और चमकदार हो जाता है, फिर वह कंकड़ बन जाता है और जो तुम्हारे सामने है। देखो हमारे चित्र में ऐसे दिखाया गया है ना, चित्र दिया गया है हमें नीचे, उसमें दिखाया गया है और किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। किसी तरह दरिया यानी ऐसा भी होता है कि गोल और चमकदार हो जाता है, उसके बाद में जो पानी है वो कभी कभी उसको वहाँ पर छोड़ जाता है और फिर हम जैसे लोग हैं उसको वहाँ से उठा लेते हैं और वह हमारे पास पहुँच जाता है। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, अगर दरिया में जो पानी था उसके पेंदे में जो वो पत्थर पड़ा था उसे बहाकर पानी आगे और ले जाता तो छोटे होते होते अंत में वह बालू का एक जर्रा हो जाता। यानी कितना बड़ा था पत्थर, वह जब गिरा था तो कितना बड़ा टुकड़ा था, फिर वह एक दरिया से दूसरे दरिया में पहुंचता है, एक नाले से दूसरे नाले में पहुंचता है। तो ऐसे वह घिसते घिसते गोल और चमकदार हो जाता है। अगर दरिया उसे भूल जाती है तब वह वहाँ पड़ा रहता है। अगर दरिया उसे और पानी बहाकर आगे ले जाए तो फिर वह छोटा होते होते एकदम बालू का एक जर्रा हो जाता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा मिल जाता है, फिर किससे मिल जाता है, वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। फिर वो क्या है, एक बालू जिसके कोई भी समुद्र रहता है उसके किनारे रहते हैं और उसमें बालू बनी होती है, तो वह भी एक सुंदर बालू का जो किनारा है वो बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घोरंदे बनाते। जिस पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं और अपने बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारी चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू है अपनी पुत्री इंदिरा को समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर एक छोटा सा रोड़ा है वो तुम्हें जब इतनी बात बता सकता है तो जो पहाड़ है और दूसरी जो समुद्र है, नदियां हैं, सितारे हैं, ये जो और ये प्रकृति का जो वातावरण है हमारे चारों तरफ है, अगर हम इनसे जानना चाहें तो ये पता नहीं कितनी बातें हमें और भी मालूम करा सकते हैं। तो अगर हमें प्रकृति को पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि हमारे लाखों करोड़ों वर्ष हमारी पृथ्वी कैसी थी, तो हमें प्रकृति के जो उपहार हैं, नदियाँ, समुद्र, सितारे, पुराने जानवरों की हड्डियाँ, इनसे हम बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है, हमने कितनी बार पढ़ लिया है इसको, मैंने कितनी बार बताया है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितने चीज़ें हैं जिसे लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। अब है दूसरा प्रश्न अपना, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। इसमें कोई भी आदमी नहीं रह सकता था, इतनी इतनी गर्म थी कि इसमें कोई भी आदमी नहीं था। अगर उस टाइम तो आदमी ही नहीं था, अगर होता तो जल जाता, वो इतनी गर्म थी। तो उसमें बहुत दिनों तक हमारी पृथ्वी जब गर्म थी तो इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। जब आदमी हुए इस धरती पर उससे पहले क्या थे, जानवर। और इस पर और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। और जानवर से पहले पहले तो कौन हुआ, जानवर। और जानवर से भी पहले इस पर कोई जानदार चीज नहीं, यानी ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं थी।
क्यों नहीं थी? क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तीसरा प्रश्न है अपना, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो कि दुनिया का पुराना हाल है, कि दुनिया ये कैसी थी, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम किसे जान सकते हैं? तो हम ये जो हमारे जो पहाड़ है, जिस समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जंगलों जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, और भी इतनी कितनी सारी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? अभी हमने इसको पढ़ा था कि गोल चमकीला रोड़ा है वो अपनी क्या कहानी बताता है। गोल चमकीला रोड़ा होता है वो अपनी यह कहानी बताता है कि कभी वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, कि जिस तरह से चट्टान टूटती है और उसमें से पत्थर निकल आते हैं, तो वो रोड़ा कह रहा है कि मैं भी एक दिन किसी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। जैसे दूसरे टुकड़े होते हैं उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। तुम बड़ी चट्टान से तुम पत्थरों को तोड़ती हो, उन पत्थरों में जो किनारे और कोने होते हैं, वैसे ही जब वह चट्टान का टुकड़ा था और उसे उस टुकड़े की किनारे और कोने रहते हैं और वो नीचे गिरता है, तो वैसे ही यदि वो कैसे रहता है, वैसा जब हम किसी चट्टान से बड़े टुकड़े को तोड़ते हैं, फिर वह टुकड़ा कहता है, गोल चमकीला रोड़ा कहता है अपनी कहानी बताते हुए कि शायद वे किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। यानी जब कोई बरसात हुई या जो पहाड़ दरके, तब वो क्या हुआ, वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा और तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। कि वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब वह पानी आता है और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले जाता है, और वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने उसको वहां से ढकेला और उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचे। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। अभी हमने पढ़ा है ना इसको कि वह चिकना और चमकदार कैसे हो गया। तो एक गोल चमकीला रोड़ा जो अपनी कहानी बता रहा है, उसको भी हम पेज नंबर पे, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसने जो पूरी कहानी बताई है अपनी, वो आप अंडरलाइन करेंगे कि कैसे वह गोल और चिकना हो गया था। तो यहाँ से करेंगे आप लोग कि वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। पेज नंबर 89 पे वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, यहाँ से लेके और चिकना और चमकदार हो गया। घिस गया, चिकना और चमकदार हो गया, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। पेज नंबर 89 पे है। अगला है अपना, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाती तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। यदि गोल कोई चमकीला जो रोड़ा था उसको दरिया और आगे ले जाती तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ सुंदर बालू का एक वह किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 90 पे देखिए, अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ये है अपना उत्तर है जो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर यह है। नेक्स्ट है अपना, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो।
नेहरू जी ने बताया है, नेहरू जी ने क्या बताया है, हमने जो ये पाठ पढ़ा है उसके आधार पर नेहरू जी ने बताया अपनी पुत्री इंदिरा को कि यह धरती थी वो पहले बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और दूसरा कि बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था और आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज है वो नहीं रह सकती थी। फिर है, देखिए पत्र से आगे कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो आप अपनी पसंदीदा किताब जो भी हो, हमारी जो धार्मिक पुस्तक है या हमारे कोई भी आपको जो पुस्तक अच्छी लगती है उसके लेखक कौन है और उसके बारे में हमें लिखना है कि क्यों वो आपको अच्छी लगती है। तो जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारी जो प्रसिद्ध पसंदीदा किताब को अगर हम रामचरितमानस ले तो इसके लेखक कौन है, लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इसमें श्री राम के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया है और उसको पढ़ने से हमें एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है। कि वे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी और क्यों। तो हम अपनी जो धार्मिक पुस्तक है श्री रामचरितमानस, इसको से लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा किताब श्री रामचरितमानस है जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें इस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने श्री राम के जीवन का सुंदर वर्णन किया है कि और उनके एक आदर्श को पूरे समाज के सामने रखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए वरदान को सही करने के लिए 14 वर्ष का वनवास झेला था और किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हुए वो अयोध्या के फिर से राजा बने थे। अयोध्या के राजा बनने के बाद भी उन्हें किस तरह की परेशानियां आई थी, उन्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा था। तो इस तरह से हम उनको श्री राम के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो हमें भी उनके जैसे बनने की प्रेरणा को हम ग्रहण कर सकते हैं और हमें वो प्रेरणा देते हैं। ऐसे चरित्र है, ऐसी पुस्तक है, हमें उनके व्यक्तित्व को ग्रहण करने की शिक्षा देती है। अगला है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो मसूरी भारत के उत्तराखंड के शहर प्रांत है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के शहर का है। अगला है अपना, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था कि जो आदि मानव थे जिनका पूर्ण विकास नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया था उस युग में, उन्होंने पत्थरों का उपयोग है वो किस तरह से किया होगा। तो आदि मानव ने पत्थरों का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित कार्य में वो करते होंगे। हम इनको पॉइंट से लिखते हैं कि औजार बनाने के लिए जो आदि मानव थे उन पत्थरों का उपयोग उन्होंने औजार बनाने के लिए किया। फिर दूसरा, जानवरों से बचाव करने के लिए कि जानवरों से वो अपनी रक्षा है वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए जानवरों से रक्षा बचाव करने के लिए उन्होंने जो पत्थरों का प्रयोग है वह किया। लिखने या चित्र बनाने के लिए उन्होंने लिखने के लिए भी और चित्र बनाने के लिए भी जो पत्थरों का प्रयोग किया। और कठोर चीज को तोड़ने के लिए भी, कोई भी कठोर चीज है जो आसानी से टूटती नहीं है उनको उसके लिए भी उन्होंने पत्थर का प्रयोग किया होगा। और जमीन को खोदने के लिए भी, कि जमीन है उसको खोदने के लिए किसी औजार की जरूरत होती है तो उस औजार के रूप में जमीन को खोदने के लिए भी उन्होंने पत्थरों का उपयोग किया होगा। और खेती करने के लिए, अगर वो खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया होगा। और शिकार करने के लिए, कि शिकार करने के लिए पहले कोई हथियार तो थे नहीं, क्या थे, सिर्फ पत्थर थे, तो शिकार करने के लिए भी उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया होगा। और अपनी आत्मरक्षा के लिए यानी अपनी खुद की रक्षा के लिए भी उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया था, क्योंकि उनके पास और कोई हथियार नहीं था, ना खेती करने के औजार थे, ना रहने के कोई साधन था, केवल पत्थर ही थे। तो पत्थरों से वो जानवरों से, अपनी खुद की रक्षा
किसी कठोर चीज को तोड़ने के लिए, जमीन को खोदने के लिए, खेती करने के लिए, शिकार करने के लिए आदि सभी चीजों के लिए वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अपना भाषा की बात। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, इनमें से लुढ़कना में तुम्हें कोई नजर आती है? ढकेलना। तो ढकेलने में देखो आप ऐसे लिख सकते हो वाक्य प्रयोग कि मैंने एक बड़े पत्थर को ढकेल दिया। फिर गिरना शब्द से हमें कोई वाक्य प्रयोग बनाना है तो आप लिख सकते हो कि मेरा दोस्त है वो सीढ़ियों से गिर गया, या मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो मम्मी है, किसी का भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि वह सीढ़ियों से गिर गया। खिसकना कि भूकंप जब आता है तो जो पहाड़ियां है वो खिसक जाती है। ऐसे ही अपना जो दूसरा प्रश्न है, इनमें विशेषण जोड़ना है कि जैसे कौन कौन सा प्रत्यय होगा, विशेषण होगा। जैसे इला है तो हम इसे पथरीला बना सकते हैं, रसीला बना सकते हैं, कंटीला बना सकते हैं और जहरीला बना सकते हैं। और इसके लिए हम ऐसे विशेषण के जो संज्ञा शब्द है वो काम में ले सकते हैं। पथरीला मार्ग हो सकता है, रसीला फल हो सकता है, कटीला पेड़ हो सकता है और जहरीला सांप हो सकता है। तो स्टूडेंट आज हमारा जो चैप्टर है 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक है और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, इसके हमने पढ़ भी लिया है, इसके प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए हैं। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। इसके दोबारा पढ़ने से आपको कोई भी बात है वो जो समझ में नहीं आती है वह आप उसको दोबारा पढ़ने से उसको समझ जाएंगे। दोबारा पढ़ने से भी समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके या ऑनलाइन रह के आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ साथ में आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी करेंगे। 16 तारीख से आपके पेपर हैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर आपके आएगा और प्रार्थना पत्र आएगा। तो उसमें से आप उसके लिए अच्छे से चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि जो एबेसेड वाले क्वेश्चन है वो चैप्टर से बनाकर ही मैं उसको देऊंगी। इसलिए आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे तो फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।